हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इंटीग्रेशन एक वीडियो निकल चुका है, दूसरा वीडियो लेकर के आए इंटीग्रेशन का। एक वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने फार्मूला किए, बेसिक जो भी फार्मूला था उसको हमने देखा। आज चैप्टर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर ले रहे हैं, ठीक है ना, कि समाकलन में करना क्या क्या है। सबसे पहली बात हमने बताया कि समाकलन होता क्या है। तो समाकलन जो है, इंटीग्रेशन जो बेसिकली होता है वो एंटी डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है ना। अवकलज का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। हम इसको पूर्वक भी बोलते हैं। ये कैलकुलस का हिस्सा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो ज़्यादा गहराई से समझिएगा और इसको बनाइएगा। मतलब मार्क्स के बेसिस से, आपके अंक के दृष्टिकोण से ना बहुत ही अच्छा है, इससे ज़्यादा अंक मिलते हैं। थोड़ा सा देखिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या बोला कि समाकलन जो होता है, समाकलन ये रिवर्स होता है किसका? अवकलज का। अवकलज का अवकलन का उल्टा होता है, ठीक है ना। अवकलन का उल्टा होता है, ठीक है ना, उल्टा होता है। मेरा कहना यह है कि किसी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को हम अवकलन के मदद से जो अवकलज निकालते हैं, अवकलन एक प्रोसेस है। अवकलज और अवकलन में हमने अंतर बता चुका है। अवकलज और अवकलन में यही अंतर है कि अवकलज जो होता है ना, किसी भी फंक्शन का अवकलन के प्रोसेस से गुजरने के बाद जो मान मिलता है ना हमको, उसको हम अवकलज बोलते हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और फंक्शन से डेरिवेटिव्स तक पहुंचने के लिए जिस किसी प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से समाकलन भी एक क्या है? समाकलन भी एक प्रोसेस है जो अवकलज से ना, मिला हुआ अवकलज से हम कहाँ तक पहुँचते हैं? दिया गया फंक्शन तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। जो भी हमको फंक्शन मिला हुआ है, फलन मिला हुआ है, वहाँ तक पहुँचना है डिफरेंशिएशन से। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? समाकलन बोलेंगे। जैसे कोई फलन f ऑफ x है, f ऑफ x है ना। f ऑफ x से हम कहाँ तक पहुँचे? तो f डैश x तक पहुँचे। f डैश x मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचने के लिए हमने क्या किया? तो इसका अवकलन किया, अवकलन किया, ठीक है ना। और इस फंक्शन से, इस जो अवकलज है, अवकलज से हम कहाँ तक पहुँचेंगे? फंक्शन तक अगर पहुँचेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? समाकलन बोलेंगे, समाकलन बोलेंगे, ठीक है ना। यही अवकलन और समाकलन, ये जो दोनों है, ये कैलकुलस का हिस्सा है, कलन का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और फिर पुनः यहाँ से जिस फंक्शन तक पहुँच जाएंगे तो उस प्रोसेस का नाम हम क्या देंगे? समाकलन देंगे, ठीक है ना। समाकलन दो प्रकार का होता है, समाकलन दो प्रकार का होता है। अगर हम समाकलन की प्रकार की बात करें तो समाकलन दो प्रकार का होता है। चलिए इसको पहले हम साबित करते हैं। इसको हम साबित करते हैं कि हमने क्या बोला कि f ऑफ x से हम यहाँ तक पहुँचे, f डैश x तक पहुँचे, ठीक है ना। f डैश x तक पहुँचे किसकी मदद से? तो अवकलन के मदद से, अवकलन की मदद से। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे किसकी मदद से? समाकलन से, ठीक है ना, समाकलन से। हम इधर देखते हैं, हमारा f ऑफ x, कोई एक फंक्शन हम लेते हैं, कोई एक फंक्शन लेते हैं कि f ऑफ x अगर हमने लिया, f ऑफ x बराबर है हमारा x क्यूब, है ना। f ऑफ x हमारा क्या है? x क्यूब है, ठीक है। तो f डैश x अगर हम निकालें, यहाँ से f डैश x अगर निकालें तो ये क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा? गुना, पावर गुणांक बन जाएगा। और x के पावर में से एक को हम घटा लेंगे तो पावर गुणांक बन गया, x के पावर में से हमने एक को घटा लिया, ठीक है। तो f डैश x यहाँ से हमको कितना मिल गया? 3x स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना, 3x स्क्वायर। हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन हमारा क्या था? x क्यूब था, क्लियर। फला उसका अवकलन हमको क्या मिला? 3x स्क्वायर मिला।
अब 3x² से हम समाकलन के मदद से हमको f(x) लाना है ना। तो यहाँ देखिए कि हम यही नहीं कहेंगे, ये हमारा f'(x) है, f'(x) है और dx है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, f(x) मिल जाएगा, यही बात है। तो f'(x) के जगह पे हम ये लिखते हैं 3x², तो इंटीग्रेशन 3x² dx। इसका क्या है, इसका क्या है कि ये x² के जो गुणांक है कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट मान पे अवकलन समाकलन नहीं होता है, ये चला आएगा बाहर, ठीक है ना। तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3x² dx, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका अब समाकलन अगर करें तो 3 x के पावर n का समाकलन क्या होता है, x के पावर n का समाकलन होता है x के पावर n+1 और अपॉन n+1। तो ये बन जाएगा हमारा इंटू x के पावर 2+1 अपॉन में कितना 2+1 और प्लस में कितना c। क्लियर है ना। और ये c क्यों लिखते हैं इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा ये 3 x के पावर कितना 2 और 1 कितना 3 अपॉन में कितना 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस में c। तो यहाँ बेसिकली हमको क्या मिल गया, x³ + c मिला। हम कहाँ से शुरू किए थे, हमको कहाँ तक पहुँचना था, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचना था, ये हमको मिल गया ना x³ + c। c का मान हो सकता है कि 0 होगा, हो सकता है ना कि 0 होगा। कांस्टेंट तो कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट बिलोंग्स टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको समझ गया ना कि क्या क्या होता है कि फंक्शन से अवकलन प्राप्त होता है, अवकलज प्राप्त होता है अवकलन के मदद से, और उस अवकलज से पुनः हम फंक्शन की तरफ लौटेंगे तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, समाकलन। क्लियर है, ठीक है। अब हम समाकलन के प्रकार पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए समाकलन 2 प्रकार के होता है, इंटीग्रेशन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि जिस पे लिमिट लगा हुआ होता है उसको हम निश्चित बोलते हैं, और एक होता है कि जिस पे कोई लिमिट नहीं लगा होता है उसको हम अनिश्चित बोलते हैं, ठीक है ना। तो समाकलन 2 प्रकार के होता है। एक होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित समाकलन, ठीक है ना। निश्चित समाकलन में हम, निश्चित समाकलन का प्रयोग हम करते हैं केवल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और कैसा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ऐसा क्षेत्रफल जिसकी मतलब कि कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे अगर बात करें इसके बारे में लिख देते हैं हम कि इसका यूज जो होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है, क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इसकी चर्चा ना 7.7 के आगे होगा, इस एक्सरसाइज में 7.7 से आगे होगा, वहाँ पे लिमिट लगा हुआ रहेगा। जैसे कि अगर कोई कर्व है ये है ना, तो अगर ये हमारे ग्राफ पे है, तो अगर आपको बोले कि यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल को निकालना है, इस हिस्सा का क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है ना, तो ये ना आपको आयत दिख रहा है, ना आपको वर्ग दिख रहा है, ना आपको चतुर्भुज दिख रहा है। क्यों, इस कर्व के कारण, है ना। तो इसकी क्षेत्रफल को हमको प्राप्त करने के लिए ना हम निश्चित समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे 7.7 से आगे, ठीक है ना। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन का प्रयोग जो होता है ये किस लिए होता है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब वक्र के समूह को, वक्र के परिवार को मतलब देखने के लिए, मतलब वक्र के परिवार को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसको, अनिश्चित समाकलन का। इसी में आपको अनुभव होगा कि हाँ सी कहाँ से आता है, सी क्यों आता है, सी हम क्यों लिखते हैं समाकलन में, सी का प्रयोग क्या है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई वक्र है हमारा 2x + 1 है ना, तो 2x + 1 है, तो हम नॉर्मल भाषा में समझे, अपने देहात के भाषा में समझे तो x के घात 1 वाला
फंक्शन है ना, एक्स के घात कितने वाला, एक वाला फंक्शन है। अगर हमको 2x + 2 भी लिख दें तो वो किसका फंक्शन है, एक्स के घात एक वाला ही फंक्शन है ना। अगर हम 2x + 5 ही लिख दें तो भी वो किसका फंक्शन हुआ, सिंगल चर वाला हुआ ना, मतलब एक चर का रैखिक समीकरण हुआ वो। अगर हम इस चीज़ को लिखें, जैसे देखिए कि अगर हम लिखें कि 2x + 5, 2x + 7, 2x + 10, ये सारे के सारे ना एक ही फैमिली ऑफ कर्व्स है, एक ही फैमिली ऑफ कर्व्स है, वक्र का एक ही परिवार है, लेकिन मान अलग अलग है ना। देखिए इसमें 5 जुड़ा हुआ है, इसमें 7 जुड़ा हुआ है, इसमें कितना जुड़ा हुआ है, 10 जुड़ा हुआ है। अब इस थोड़ा सा इस कर्व के फैमिली को चेंज करते हैं, तो अगर हम x² + 5 लिख दें, x² + 7 लिख दें, x² + 10 लिख दें, तो ये दूसरी फैमिली हो गई ना, स्क्वायर वाली फैमिली हो गई। अगली बात करें, अगर हम यहाँ पर हम 2x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, ये सारे एक ही फैमिली के। यहाँ पे हम x² लिख सकते हैं केवल, यहाँ पे 2x² लिख सकते हैं, यहाँ 2x² + 10 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे कौन से हैं, एक ही फैमिली के, और ये सारे इस फैमिली के हैं, दोनों अलग अलग फैमिली है। इसी फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समाकलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी से आपको पता चलेगा कि बेसिकली सी क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 से हम सी ज्ञात करना है हम लोगों को, तो एग्जाम्पल नंबर 4 जब सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ सी का मान अलग अलग आ सकता है, प्रत्येक समीकरण के लिए अलग अलग आ सकता है, ठीक ना, इसलिए हम सी लगाते हैं। सी का मान निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, क्लियर ना। तो अब थोड़ा सा हम इसको और मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसको फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों बोला जाता है, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं हम अभी फ़िलहाल। देखिए जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं f(x) बराबर है हमारा x², नॉर्मल फंक्शन लिए x², f(x) बराबर है x² + 5, फंक्शन वही है, फैमिली हम वही है, घात 2 वाला, ठीक है ना। फिर लेते हैं f(x) बराबर कितना, x² + 10, ठीक है। और एक ले लेते हैं f(x) बराबर x² - 15, ठीक है। मैंने 4 फंक्शन लिया, चारों फंक्शन हमारा क्या है, x² घात 2 वाला फैमिली है, ठीक है ना। अब इसका हम एक तरफ क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और दूसरी तरफ क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब बताइए कि x² का घात 2 है तो f' का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 गुणांक बन जाएगा, और x का घात 2 में से 1 घट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2x बनेगा। और ये कितना बनेगा, f' बराबर, इसको भी अगर डिफरेंशिएशन निकाले तो x² का 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा ना, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। यहाँ से f' अगर निकाले तो x² का 2x और +10 का क्या हो जाएगा, +0, यहाँ पे +5 +0 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से कोई मतलब है नहीं, ठीक ना। इसको देखते हैं तो f' बराबर क्या हो जाएगा, x² का 2x और -15 का -0, जीरो किसी संख्या में हम जोड़ ले या घटा ले कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। सो अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या है कि हम डिफरेंशिएशन से कहाँ तक पहुँचेंगे, फलन तक पहुँचेंगे। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं कि 2x dx, तो 2x का क्या बनेगा, हमने आपको क्या बोला, हमने बताया कि 2 बाहर चलाएगा और x के घात 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 बाहर और x के पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, ठीक है ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस में क्या चल रहा है, c चल रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x² ना,
एक और एक कितना एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा हमको 2x का, 2x सेम है ना, सेम है, सबका 2x है, सबका 2x है, तो सबका 2x का इंटीग्रेशन 2x dx बराबर हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस सी कहने का मतलब है कि ये अनिश्चित है कि कांस्टेंट का मान कब क्या आएगा, वो फलन के मान पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 बार बार बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 से क्लियर होगा कि सी का मान, तो यहाँ के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेशन आता है, तो देखिए कि फंक्शन जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर प्लस सी ही है ना, सी का मान यहाँ 5 है, सी का मान यहाँ 10 है, सी का मान यहाँ कितना है 15 है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी सी का मान कितना है 0 है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर में हमने क्या किया, 0 को जोड़ लिया या 0 घटा लिया, फर्क नहीं पड़ता है, तो सी का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी, तो सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हम हमेशा बोलते हैं इंटीग्रेशन में, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है ना। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं और एग्जाम्पल से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग खुद कर लोगे, जो फंसेगा वो मैं कर लूँगा, जो हार्ड है वो मैं कर लूँगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेकर के आए, 1 नंबर एग्जाम्पल, 1 के 3 हिस्सा है। सबसे पहला देखिए कि क्या है कि 2x का इंटीग्रेशन चाहिए हमको, 2x का, तो इसमें क्या करते हैं कि 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर आ गया, ठीक है, और इंटू में x के घात 1 प्लस 1 है ना, इसका घात अगर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन में कितना 1 अपॉन में 1 प्लस 1 और प्लस में सी आ जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिया गया है, ठीक है ना, यहाँ cos 2x था, मिस्टेक से गलत लिया गया है, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा कितना हमारा एक्स स्क्वायर, ये तो शुरू से करते हुए आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी, मिस्टेक से आ गया है, यहाँ पे क्या है cos 2x है। 1 नंबर क्या है इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक है ना, तो cos x है ना, cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना sin 2x और प्लस में सी नहीं, x है ना, x का सिंगल घात है तो x के गुणांक कहाँ आएगा, नीचे आएगा, x का गुणांक नीचे आएगा, हमेशा याद रखिएगा 2, तब प्लस में क्या लगाइए c लगा दीजिए। क्लियर है ना, ये आंसर हो जाएगा 1/2 sin 2x प्लस में c, ठीक है ना। और ये c का जो चर्चा है वो केवल अनिश्चित समाकलन में आता है, निश्चित समाकलन में c नहीं आता है, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम इसका अलग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एकदम सिंपल तरीका से, एकदम साधारण तरीका से समझ रहे हैं, ठीक है ना, उससे आगे थोड़ा सा फास्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx, ठीक है, दोनों को हमने क्या किया वाई सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है कि 3 तो बाहर चला आएगा, x के पावर 2 प्लस 1 अपॉन में कितना 2 प्लस 1, और इसके लिए भी c आ आएगा ना, तो इसको हम c1 मान लेते हैं, ये अलग इंटीग्रेशन ये अलग इंटीग्रेशन, दोनों में अलग अलग c आएगा, प्लस में इसका 4 बाहर चला आएगा और x के घात 3 प्लस 1 अपॉन में कितना 3 प्लस 1, और इसके लिए फिर प्लस c आएगा, तो इसको हम c2 मान लिया, इसका c1 इसका हमने क्या मान लिया c2 मान लिया। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ये 3x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस c1 प्लस 4x के पावर 4 अपॉन 4 प्लस c2। पहला काम क्या करते हैं कि c1 और c2 को जोड़ करके एक इकट्ठा c बना लेते हैं, ठीक है ना। इस दोनों को जो कांस्टेंट है ना, मान के चलिए कि 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 भी एक कांस्टेंट है ना। सो हम दो कांस्टेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, केवल एक कांस्टेंट लेते हैं, तो एक कांस्टेंट क्या आ गया c आ गया। इस दोनों को c1 प्लस c2 को हमने क्या मान लिया c मान लिया। अब देखिए कि 3 से 3 कट रहा है, 4 से ये 4 कट रहा है ना। सो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ बन जाएगा x क्यूब प्लस x टू द पावर कितना 4,
और प्लस में सी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ c बराबर है c1 प्लस c2, ये लिख करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका आंसर यही है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत हल्का है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो 1/x का समाकलन भी क्या होगा? log x होगा। ये तो एकदम ईजी सा था। ये क्या बन जाएगा? log mod x। ये एक तरह का फॉर्मूला है प्लस में सी, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 से भी 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन है x³ - 1 अपॉन में x²। ऐसा करते हैं कि जब भी इस तरह का कंडीशन है, जोड़ घटाव ऊपर में रहता है और नीचे में भी कुछ है, तो ऊपर के प्रत्येक पद को अगर हम अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो कैसे? तो इसको कर सकते हैं हम इस तरह से, इंटीग्रेशन x³ के बटा में ये आ जाएगा x² और -1 के बटा में फिर आ जाएगा कितना? x², और इसका फिर क्या निकाल लेंगे हम? इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसको अलग कर दे रहे हैं, इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ से ये कट जाएगा ना, एक घात कट जाएगा, 2 से 2 घात कट गया, बचा 1। तो ये बन रहा है हमारा इंटीग्रेशन x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ये x² अगर ऊपर चला जाएगा तो x के घात -2 आ जाएगा, x के पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इसको भी बाई सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? तो इंटीग्रेशन x dx और माइनस इंटीग्रेशन x⁻² dx कर सकते हैं। सोल्व कीजिए कि x dx का क्या होता है। x dx का क्या होता है? x के घात ऊपर एक जुड़ जाएगा और नीचे भी मैटर वही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा x² अपॉन कितना? 2, x² 2। x के घात 1 में 1 को जोड़ दिए और 1 + 1 लिख दिए यहाँ, ठीक है ना। और प्लस में c 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x के घात जो है माइनस का 2 है ना, तो माइनस के 2 में 1 जोड़ेंगे, माइनस के 2 में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, तो x⁻ कितना? -2 + 1 अपॉन में कितना? -2 + 1, और प्लस में क्या? c2। यहाँ ठीक से समझिएगा, यहाँ हमने क्या किया कि x का घात -2 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि x के घात -2 में 1 को जोड़ेंगे, और जो घात में हम 1 को जोड़ करके करते हैं वो नीचे लाते हैं ना, -2 + 1। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या बन रहा है। ये बन रहा है हमारा x² + 2 + c1, और ये माइनस x⁻⁻1, x⁻ कितना? -1 अपॉन में -2 और +1 मिलकर के कितना बन जाएगा? -1 बन जाएगा, प्लस में c। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और x के घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, इन्वर्स है तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। x² + x² अपॉन 2 और प्लस 1/x, और c1 को और c2 को अगर हम जोड़ लिए तो कितना आ गया? c आ गया, प्लस में कितना? c। यही आंसर है इसका, ठीक है, इसका आंसर यही है। अब हम इसको बनाते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको आप लोग कर लो, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो इसको ये तो अलग अलग दिया गया है, सबको अलग अलग निकाल लेंगे इंटीग्रेशन। अब हम इस तरह से सेपरेट करके नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये x के पावर, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो x⁻ कितना? 2/3 + 1 अपॉन में 2/3 + 1 e⁻x का क्या होता है? e⁻x ही होता है, ठीक है ना। शायद क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, 2e⁻x होगा, हाँ 2e⁻x है, ठीक है ना, 2e⁻x है, तो 2e⁻x, ठीक है ना। और माइनस 1/x का क्या होता है? log x होता है, log x होता है, प्लस में कितना? c, प्लस में c। ये बन जाएगा हमारा x⁻3 और 2 5/3 अपॉन में कितना? 5/3 प्लस 2e⁻x माइनस log mod x, मॉड में लगा लो, प्लस में c। अब ये चला जाएगा ऊपर, 5/3 चला जाएगा ऊपर, तो 3/5 x⁻5/3 प्लस
2e⁻x माइनस लॉग मॉड x प्लस में c, यही आंसर है। ठीक है ना। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 3-4 लेकर के आएंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, शायद अगला वीडियो में क्वेश्चन समाप्त हो, मतलब चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे, आप लोग खुद से करोगे। जो हार्ड क्वेश्चंस होगा मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग ऐसे ही अप्रिशिएट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।